हेलो फ्रेंड्स, एग्जामोलाइसिस लाया है आपके लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस का सेट वन। ये जीएस के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एसएससी एंड अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें आए हैं। ये हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब में आपके इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। जो कॉनकेव लेंस होता है वो किस तरीके की इमेज जो हमें फॉर्म करता है, वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करता है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड और एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस से हमेशा हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और कॉनकेव लेंस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो मायोपिया जो डिसीज़ है उसको ठीक करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज़ करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। कोबाल्ट किस विटामिन में आता है। तो कोबाल्ट जो है, हम अगर हमको जो है इनके साइंटिफिक नेम्स भी पता होंगे विटामिन के, तो भी हम इस आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। इसका नाम भी है, जो इसका साइंटिफिक नेम है साइनो कोबेल साइनो कोबेलेमिन। और विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है। हमारी बॉडी में फॉर्म होती है कैल्सीफेरॉल, इसका जो नाम होता है। उसी तरीके से विटामिन ए का क्या नाम होता है, रेटिनॉल। और यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये कौन कौन से होते हैं वाटर सॉल्युबल, बी एंड सी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो टीयर गैस में पाया जाता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्लिन का फॉर्मूला होता है Cl3CnO2। ये टीयर गैस का इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मुख्य वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, मुख्य चीज जो उसमें होती है, जिसकी वजह से हमें हमारी आंखों में जलन होती है। आपने देखा होगा जब पुलिस मॉब को डिस्पर्स करने के लिए, अगर कोई आंदोलन है उसको डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें वो मौजूद होता है एलिमेंट, जिसकी वजह से हमें आंखों में जलन होती है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशो ऑफ। ये गलत टाइप होगा, रेशो ऑफ। तो जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो किसका रेशो है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ इसकी अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, नंबर में आता है। और जो है भाई क्या कहते हैं, जब रेशो है तो कोई यूनिट तो इसकी होगी नहीं, तो इसलिए कई बार ये भी इसमें पूछा गया कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट क्या होती है, तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो गैस में किस तरीके का होता है। तो ये जो होता है ना, एडाबाइटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होता है। कौन सा होता है, एडाबाइटिक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एटॉमिक क्लॉक, ये एस नहीं है, यहाँ पे आएगा ए। एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। एटॉमिक क्लॉक किस पे बेस्ड होती है, ये किस किस के उस पर बेस्ड रहती है। तो एटॉमिक जो क्लॉक होती है इसमें होता है सीजियम, मेन होता है इसमें सीजियम। और एक आर्टिकल, एक कंपोनेंट और होता है, उसको बोलते हैं हम अमोनिया, जो इसमें एटॉमिक क्लॉक में यूज करे जाते हैं। तो इनके ट्रांजिशन पर जो एटॉमिक क्लॉक की वर्किंग बेस्ड होती है, तो ये हमें याद रखना है क्या, सीजियम। नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूक्रेटिक सेल इज मेड अप ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूक्रेटिक सेल में हम देखते हैं वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है फोस्फोलिपिड्स की। जो यूक्रेटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर मेनली पाए जाते हैं प्लांट्स में, तो उसमें जो होती है, जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो पावर प्लांट ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं पे जितनी भी जो भी फूड को जो उसको डाइजेस्ट होने के बाद जो भी एनर्जी वहाँ उसको मिलती है एटीपी के फॉर्म में, वो यहीं से हमें मिलती है। ठीक है, प्लांट को या उसको जिसको भी क्या कहते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी है तो उसमें जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहां से हमें एटीपी मिलती है, उसी को इसके लिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। विनेगर का केमिकल नेम क्या है? विनेगर का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ अ हैवी वाटर। हैवी वाटर कौन सा होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या बोलते हैं हम? D2O। तो इसका जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो हमेशा जो हैवी वाटर होता है उसका जो ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ऑर्डिनरी वाटर से कम होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड इन जो भी नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी कौन से प्रोसेस में रिलीज होती है? तो हम यहाँ देखेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस से हमें एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है? तो जो हमें एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है वो रेस्पिरेशन के वजह से मिलती है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो वही वही जाके फूड के साथ रिएक्शन करती है और तब हमें एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एनिमल लिविंग इन, ये थ्री ने ट्री, ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो एनिमल्स जो है क्या कहते हैं ट्री ट्रंक्स में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्बोरियल। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अब ये क्या किसकी बात कर रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। कह रहे हैं अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है एन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एन स्क्वायर। हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड। जो हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, देखो मैं ये आपको सारे समझा देता हूँ। तो एक तो होता है हमारा प्रोसेस कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट या जो कुछ भी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कैसे ट्रांसफर होगी? जो जो भी पार्टिकल्स है, जैसे ये कंडक्शन का प्रोसेस किस में हमें देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है सॉलिड में ज्यादातर। जैसे सॉलिड कोई बॉडी है उसके अंदर जो है, अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है और उनका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी नहीं होता, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। जैसे हम इसको मैं समझाऊंगा आपको, जैसे यहाँ हमने अगर इस स्टिक पे यहाँ हमने मोम लगा दिया इस जगह पे और यहाँ पे हम जो है मोमबत्ती इसके नीचे जलाए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ से गर्म होते हुए गर्म होते हुए गर्म होते हुए ये वाला जो मोम है ये छुट के गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि यहाँ से जो हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर मूव हो गई। तो जो हीट यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, इधर की तरफ जो मूव हुई, तो उसमें पार्टिकल्स का तो मूवमेंट कुछ हुआ नहीं, बस एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर दी। तो पहले ये वाला मोम जो होगा हमारा ये गिरेगा, उसके कुछ देर बाद ये गिरेगा, फिर लास्ट में ये वाला गिरेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। वहीं दूसरा जो प्रोसेस है कन्वेक्शन, इसमें क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, जैसे अब ये है, ये कोई भी बाउल या कुछ मान लो, इसके नीचे हमने स्टोव जला दिया, यहाँ आग जल रही है। अब जो इसमें वाटर है या कोई भी लिक्विड आप मान लो, तो यहाँ पे जब ये नीचे से गर्म होना शुरू होगा
तो यहाँ पे जो यहाँ वाले पार्टिकल है ये गर्म होते जाएंगे और ये ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि जो गर्म हो जाती है चीज वो हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। वहीं जो ऊपर जो ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो भी गर्म चीज है वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो ठंडी चीज है, तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम कंडक्शन में देख रहे थे वहां पे जो है पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा था। ऐसे ही अगर जो सन से हमारे पास हीट आती है तो वो किस प्रोसेस से आती है, वो आती है रेडिएशन के प्रोसेस से। किससे आते हैं, रेडिएशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। वो रेज के थ्रू हमारे पास आती है। तो आपको कंडक्शन समझ में आ गया, कन्वेक्शन समझ में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये कोई उसका हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोस्फेयर उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। क्या दिया इस टर्म को क्या नाम दिया है, एडवेक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। नॉइज इज मेजर्ड इन, इसमें क्या ये पूछना चाह रहा है, मतलब नॉइज जो हम मेजर करते हैं किस में, तो ये उसकी यूनिट पूछना चाह रहा है। तो नॉइज की जो वो होती है डेसिबल। हम डेसिबल में इसको मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड किसकी होती है, सेंटीग्रेड होती है टेम्परेचर की यूनिट। वॉट किसकी होती है, पावर की होती है। REM किसी की नहीं होती। द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, बैट अंधेरे में भी क्यों उड़ पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ना वो क्या जनरेट करती हैं, वो करती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। वो बैट रात में जो ट्रेवल करती है वो इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि उन्हें रात में दिख रहा है। वो क्या करती है, वो अल्ट्रासोनिक, जैसे ये बैट है, ये यहाँ से आगे जो कोई चीज है ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से आएगी रिफ्लेक्ट बैक होकर, तो इससे पता चल जाएगा आगे 10 मीटर पे या 20 मीटर पे जितने पे भी है, क्या कहते हैं, कुछ है। तो इस तरीके से ये रात में जो उड़ते हैं तो ये साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये रात में ट्रेवल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बाउल, बाउल आएगा यहाँ पे, बाउल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है वाटर का, वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कि बॉइलिंग पॉइंट कितने पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितने पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बात कर रहा है कि एक बाउल है, इसमें पानी भरा हुआ और इसमें ही आइस पड़ी हुई है। अब ये पूछना चाह रहा है टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है, क्या कहते हैं कि अब क्या होगा, तो इसमें जो है कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो आइस है वो तो आइस है ही। अब वो मेल्ट, ये जो होता है ना इसका, उससे ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने गलत लिख दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर फ्रीज होने लग जाता है, तो इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। और जब हम एक बाउल में आइस और वाटर भर के रख देंगे तो वहां पर कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी रिपीट भी होता रहता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, जो साइंस वो है आर्ट मैप मेकिंग की, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी प्लेट्स बिकॉज दे आर, सिल्वर हैलाइड्स को हम क्यों यूज करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पे, तो जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये जो है ना लाइट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर फोटो सेंसिटिव है तो लाइट के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, और लाइट जैसे ये है इस पूरे उस पे क्या कहते हैं, हमने सिल्वर हैलाइड के जो है परत एक इस पे जमा दी, तो जितने भी पार्ट पे इसमें लाइट पड़ेगी वहां क्या होगा, वो रिएक्ट करके वो एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में सिल्वर हैलाइड्स का यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूस्ड बाई लाइट। रिड्यूस्ड नहीं होते, एक तरीके से रिएक्ट हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो और कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TEL भी बोलते हैं। ये क्या है, एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। तो हमारा यहाँ जो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हमारा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्यूरी पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच, तो क्यूरी पॉइंट क्या है,
क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे मेटल जो होता है ना, वो मेटल क्या करने लगता है, अपनी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करने लगता है। ये जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता है। अप्रोक्स मैं बताऊं तो ये 570 डिग्री सेल्सियस के करीब। इस टाइम पे क्या होगा, अगर मेटल को हीट देते जाएंगे तो इस टेम्परेचर के अप्रोक्स, ये मैं अप्रोक्स टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करने लगेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, या क्यूरी टेम्परेचर भी बोल देते हैं, या क्यूरी पॉइंट हम उस पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पे मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करने लगे। अब नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो एटॉमिक एनर्जी को प्रोडक्शन में आइसोटोप यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनियम 235। आजकल यूरेनियम 235 के ऊपर ही देश आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कि भाई किसके पावर न्यूक्लियर पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो मेन कंपोनेंट जो लड़ाई है वो यूरेनियम की लड़ाई है, जहां पर यूरेनियम के भंडार है वो देश सक्षम है। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो एक चीज समझने की बात है, जैसे ये हमारा अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉल टाइप है, ये हमारा सेंटर है। तो जो सेंटर से इक्वेटर की दूरी है ना वो दोस्तों ज्यादा है, और जो पोल्स की दूरी है वो कम है। तो हमेशा ना पोल्स पे जो है ना ग्रेविटी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होगी पोल्स पे। तो यही इसमें इसमें क्या पूछा गया, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो इसमें यही पूछा था। तो इसमें ऑप्शन कौन बता रहा है कि इज लेस देन दैट एट द पोल्स, जितनी पोल्स पे ग्रेविटी है उससे कम होगी यहाँ पे। एक बार नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। अब हम पता है जो कोई भी वो है तो उसके न्यूक्लियस में क्या कौन कौन से होते हैं, एक तो मिलते हैं उसके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बाहर सेल्स में, जो ऑर्बिटल सेल्स होती है तो वहां पे जो है हमें देखने को मिलते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन का पार्ट नहीं है। इसमें यही पूछा था, नॉट अ न्यूक्लियन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। तो जो लेड पेंसिल होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का। जो जैसे हम देखते हैं ना, जिसको हम पेंसिल जो यूज करते थे हम बचपन से, तो उसमें जो लीड थी तो वो किसकी बनी होती थी, ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट को और कहाँ हम यूज करते हैं, जो एज अ ल्यूब्रिकेंट हम इसको, इसका हम जो है एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हैं। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट। कहाँ पे, जो हैवी मशीनरी होती है, क्योंकि जो है ना इसकी जो है स्लिपरी, अगर हम इसे, आपने देखा होगा पेंसिल को जब हम ऐसे करके चला देते थे बहुत सारा, तो एक बहुत चिकनी सी परत बन जाती है। तो वही क्या करती है, हैवी मशीनरी में किसका काम करती है, हैवी मशीनरी में वो काम करती है ल्यूब्रिकेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ रिपोज है वो आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वॉट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। तो अब देखो, ब्लड अगर किसी बंदे का है बी पॉजिटिव, अब उसको चढ़ा दिया ए, तो अब क्या होगा, तो इसके ब्लड में रिएक्शन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड जो है कोगुलेट हो जाएगा, उसमें रिएक्शन होकर क्या हो जाएगा, जो आरबीसीज है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ ऑल ब्लड्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ गन शॉट ऑफ अ इंजरी मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई। अब जो है कोई बंदा है, अगर वो, उसके बॉडी से हमने बुलेट नहीं निकाले, तो उसको मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब उसकी डेथ किस वजह से होगी। जैसे भाई कोई बंदा है उसको गन शॉट लगा, तो अब उसकी बॉडी में से हमने जो है बुलेट निकाले नहीं, तो वो उसकी डेथ किस वजह से होगी, मतलब उसकी पॉइजन जो फैलेगा तो वो क्या बोलेंगे उसे, लग जाता है।
तो और वो गोली काफी टाइम तक निकाली नहीं जाए तो वो किसकी पॉइजनिंग से मरेगा, तो इसमें ये डी दे रखा है, डी आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर होगा बी। वो किसकी पॉइजनिंग से मरेगा, लेड की वजह से वो उसकी डेथ होगी। ठीक है, ये इसमें यहाँ गलत दिया हुआ है, पीडीएफ में आप ठीक कर लेना, ये बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग वॉर्म इज अ, रिंग वॉर्म किस तरीके का डिसीज है, फंगल डिसीज है। बहुत तरीके के डिसीज होते हैं, वायरल, वायरल जैसे कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरल डिसीज है। बैक्टीरियल कौन कौन से डिसीज होते हैं, ये पूरी एक लिस्ट है, मैं आपको ये भी पढ़ा रखा है एक वीडियो में कि बैक्टीरियल डिसीज कौन से होते हैं, फंगल डिसीज कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है बेस ऑफ ब्रेन में, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सैलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो जो हमारी वो क्या कहते हैं बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे माउथ में जो हमारा फूड होता है उसके साथ हमारा सैलाइवा मिक्स होता है। तो सैलाइवा जो किसका डाइजेशन करता है, सैलाइवा हेल्प करता है हमारे स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। ये हमारे कहाँ पे मौजूद होती है, ये हमारे थाई बोन, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, हमारे थाई में मौजूद होती है। और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे ईयर में। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन इट टेक्स टू द मून, इट वुड बी, अगर जो है मून पे पेंडुलम को लेके जाया जाए तो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या है, 2π/L/G। तो इसमें क्या है ना, टी किसके जी से कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और हमें पता है वहां जाके मून पे जाके जी क्या होता है, G/6 हो जाता है। तो भाई अगर जी की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, रीजन भी बता दिया कि किस वजह से होगी इंक्रीज। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि यहाँ पे क्या चीज क्यों होगी, हर चीज के पीछे की हमें वजह भी पता होनी चाहिए। द फंक्शन ऑफ बॉल हियरिंग्स इन व्हील, व्हील हियरिंग में जो क्या कहते हैं बॉल हियरिंग है जो व्हील में, उनका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रैक्शन इनटू रोलिंग फ्रैक्शन, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोलिंग फ्रैक्शन में बदलती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट इज, शॉक एब्जॉर्बर जो स्टील के क्यों यूज होते हैं, तो आपको पता होगा स्टील की एक प्रॉपर्टी भी है मेटल के साथ कि ये जो है ना इसमें हाई इलास्टिसिटी है, तो इसी वजह से इसका जो है हम उसमें यूज करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट, रॉकेट के जो फ्यूल होता है उसमें किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का, ये किस इसको क्या बोलते हैं, रॉकेट फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन, तो अब क्या होता है कि हम सीमेंट्स में जिप्सम का यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसका जो है ना ये उसका जो सेटिंग टाइम है ना उसको इंक्रीज कर देता है, और इससे क्या होता है जो रैपिड एकदम सीमेंट की सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है। उससे क्या होता है जो भी हमारा मिस्त्री है वो है उसको उसे आकार देने में टाइम मिल जाता है, वो चाहता है कि ऐसे घुमावदार बनाऊं तो इस तरीके से उसे सेट करने में टाइम मिल जाता है। अब पता चला उसने रखी और वो तभी की तभी जम गई तो उसको एडजस्ट करने में, उसको जैसे ईंट भी अगर उसके ऊपर रखनी है तो थोड़ा वो गीला होगा और जब उसको टाइम लगेगा सेट होने में तभी वो ईंट उससे ढंग से चिपक पाएगी, तो इसलिए हम जिप्सम का भी प्रयोग उसमें करते हैं। व्हाइट लंग डिसीज, व्हाइट लंग डिसीज जो होता है ये किस कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली पाया जाता है वर्कर्स जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में। तो इसका जो ये आंसर दिया हुआ डी ये गलत है, ये नेक्स्ट ये कहाँ पे आएंगे, सीमेंट इंडस्ट्री में पाया जाता है। ये इनके लंग्स पे जब ये पूरे दिन सीमेंट और उसमें काम करते हैं फैक्ट्री में तो इनके जो लंग्स पे ना एक वाइट कलर की परत टाइप जम जाती है,
इसको हम ये भी बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। तो इस तरीके से ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में जो भी वर्कर यूज करते हैं उनके अंदर पाई जाती है व्हाइट लंग डिसीज। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का क्या यूज है, ये किसके तौर पे यूज होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, आर्टिफिशियल जैसे इकोसिस्टम है जहाँ पे सारी चीज हमें दिखानी है, तो वो कहाँ पे, एक्वेरियम जो है एक वो आर्टिफिशियल है, जो बिल्कुल एक नेचर की तरह हम बना देते हैं ग्लास के अंदर। भाई उसमें पानी भी होता है, देखे वो छोटे छोटे हल्के हल्के पेड़ भी लगा देते हैं लोग, मछलियाँ भी रहती है उसमें। तो एक नेचुरल तरीके से हम उसको इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो होता क्या है, आर्टिफिशियल होता है। तो इसलिए ये एक इसका एग्जाम्पल है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर इज आर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है, तो वो कौन सा है, लेड। लेड बहुत ही डेंजरस है। तो ये द ऑप्टिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके लिए कितना होना चाहिए, 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर, इतना जो है ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होना चाहिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे, ये है हमारा मणिपुर में। क्या नाम है इसका, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है, फ्लोटिंग आइलैंड है उस पे। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटी सीड्स इज एसोसिएटेड विद, तो बीटी क्या है, जो बीटी सीड्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि बीटी सीड्स होते क्या है, बीटी क्रॉप है क्या। तो बीटी क्रॉप कौन सी है, बीटी क्रॉप्स आर ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिनको दैट आर जेनेटिकली engineered from the DNA of bacterium bacillus तो बैक्टीरियम बैसिलस थंगेसिस जो होता है इसका जो है उसमें इसके डीएनए का यूज करा जाता है उसके सीड में, और ये क्या बीटी क्रॉप तैयार करी जाती है। ये किस लिए जो है बैन करी गई, क्योंकि ये बैन कर दी गई। अब ये क्यों बैन करी गई, ये हानिकारक थी। ये बनाई किस लिए गई थी, बनाई इसलिए गई थी ताकि इसमें जो कीड़े ना लगे फसल में। जो फसल में देखा हो कॉटन वॉटन पे पहले कीड़े लग जाते तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इस तरीके से हम वो जो सीड तैयार करें जिसमें कीड़े लगे ही ना। अब जब कीड़े नहीं लगेंगे तो भाई मतलब कीड़ों को हानिकारक है तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को भी हानिकारक है, इसलिए उसका प्रयोग बंद कर दिया गया और आज वो इंडिया में बैन है बीटी क्रॉप्स करना या बीटी सीड्स का यूज करना। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनेजाइट सैंड, तो मोनेजाइट सैंड कौन सी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर आंध्र प्रदेश, आंध्रा और उड़ीसा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, इसका मेन कंपोनेंट होता है थोरियम। नेक्स्ट देखेंगे इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, कोरिएंडर के यूजफुल पार्ट्स क्या है, तो भाई लीव्स और ड्राइड फ्रूट जो है वही कोरिएंडर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उन्हीं का यूज होता है भाई। धनिया की पत्ती हम डालते हैं। तो यहाँ तक इस स्लाइड में 47 तक हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट इससे आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ तक इस ये सेट 1 था आपका। इस सीरीज में आगे भी हम इसी तरीके से
क्वेश्चंस हम जनरल साइंस के करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एसएससी के एग्जाम्स में आए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डी ट्रिपल एस भी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार किसी पेपर में आ जाता है ना, वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में उसे उठा के पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये सीरीज शुरू करी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे 47 से आगे के क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर प्रीवियसली क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, थैंक